Good morning students. My name is Ajay Garg, PGT Commerce, Kendriya Vidyalaya Rampur. Today our topic is principles and techniques of scientific management. In the previous class we have discussed about various principles given by F.W. Taylor, and in this class we are going to discuss the techniques given by the F.W. Taylor. Basically Taylor has given the 7 techniques to increase the productivity of the workers at the shop floor. These are the name of these are functional foremanship, standardization and simplification, method study, motion study, time study, fatigue study, differential piece-based system. So one by one we are going to discuss these techniques. तो सबसे पहली टेक्निक है बेटे फंक्शनल फोरमैनशिप. यहाँ पर मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क. हेनरी फ्यूल ने प्रिंसिपल दिया था, प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क. उसमें कहा गया था कि ये काम को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाना चाहिए और हर भाग को एक पर्टिकुलर व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जो उसे करते करते एक्सपर्ट हो जाएगा और स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट होने शुरू हो जाएंगे. यहाँ पर उसी प्रिंसिपल को बढ़ाया गया है. फंक्शनल फोरमैनशिप के थ्रू F.W. टेलर कहते हैं कि फैक्ट्री मैनेजर को 2 अलग अलग इंचार्ज दिए जाने चाहिए, प्लानिंग इंचार्ज एंड एग्जीक्यूशन इंचार्ज. प्लानिंग इंचार्ज का काम प्लानिंग करने का होगा और एग्जीक्यूशन इंचार्ज का काम होगा काम करने का, काम करवाने का. तो बेसिकली दोनों इंचार्जेस को 4 सुपरवाइज़र दिए जाएंगे जो वर्कर्स को उनके काम के दौरान जो है गाइड करेंगे, सुपरवाइज करेंगे. सो इससे सुपरविज़न की क्वालिटी इम्प्रूव होगी क्योंकि हर व्यक्ति केवल एक पर्टिकुलर फील्ड में गाइड करेगा तो वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट होगा बार बार वही काम करते हुए, और फैक्ट्री में जो आउटपुट है उसमें एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस इंक्रीज होती चली जाएगी. सो अंडर दिस टेक्निक द फैक्ट्री मैनेजर इज़ प्रोवाइडेड ए प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज. इसका मतलब ये है यहाँ पर फंक्शनल फोरमैनशिप में प्लानिंग फंक्शन को सेपरेट किया गया है एग्जीक्यूशन फंक्शन से. दोनों इंचार्ज अलग अलग होंगे, यानी कि प्लानिंग का काम और एग्जीक्यूशन का काम एक व्यक्ति नहीं करेगा. सो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर फैक्ट्री मैनेजर को प्लानिंग इंचार्ज अलग दिया गया है, प्रोडक्शन इंचार्ज अलग, और प्लानिंग इंचार्ज को 4 सुपरवाइज़र प्रोवाइड किए गए हैं और प्रोडक्शन इंचार्ज को भी 4 सुपरवाइज़र जो वर्कर्स को गाइड करेंगे एट द टाइम ऑफ देयर वर्क. सबके हिस्से में एक अलग काम होगा. इससे वर्कर्स की एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस इंक्रीज़ होगी और क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो इम्प्रूव होगा. अब यहाँ पर हम देखते हैं प्लानिंग डिपार्टमेंट में सबसे पहला होगा रूट क्लर्क. रूट क्लर्क का काम है कि वो ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग द सीक्वेंस ऑफ वेरियस स्टेप परफॉर्मिंग ए जॉब. अलग अलग काम परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे लिफ्टिंग है, जैसे वेइंग है, मूविंग है. तो इस तरह से तो कौन सा काम पहले किया जाएगा, कौन सा काम बाद में किया जाएगा, ये रूट क्लर्क डिसाइड करेगा. इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, जब वर्कर्स काम करेंगे, वर्क परफॉर्म करेंगे तो उस समय पर रेगुलर इंस्ट्रक्शंस देने का काम इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का होगा. टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम होगा टू डिसाइड द टाइम ऑफ स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन ऑफ द जॉब, जो कि कॉस्ट शीट में कॉस्ट शीट वो प्रिपेयर करेगा. डिसिप्लिन इंचार्ज जो है सिस्टमेटिक परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. इसी तरह से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अलग अलग इंचार्जेस दिए गए हैं जो अलग अलग कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे. तो इसमें सबसे पहले है गैंग बॉस, और ही अरेंजेस द नेसेसरी मशीन टूल्स एंड अदर इक्विपमेंट्स. स्पीड बॉस, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क. Repair boss, he ensures that machinery and tools are kept in the good conditions, and inspector, he controls the quality of output. इस तरीके से F.W. टेलर कहते हैं कि फैक्ट्री मैनेजर को अलग अलग इंचार्जेस दिए जाएंगे, प्लानिंग इंचार्ज और एग्जीक्यूशन इंचार्ज, और उन दोनों को ही 4 सुपरवाइज़र दिए जाएंगे जो एक साथ वर्कर्स को गाइड करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे, सो दैट द क्वालिटी ऑफ द आउटपुट विल बी एनहेंस्ड. सो दिस इज़ द फंक्शनल फोरमैनशिप, यानी कि फोरमैनशिप को फंक्शन के बेस पर डिवाइड कर दिया गया है यहाँ पर. और द स्पेशलिटी ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप इज़ द सेपरेशन ऑफ
प्लानिंग फंक्शन विद द एग्जीक्यूशन फंक्शन। यहाँ पर एक बात और भी ध्यान में रखने की है, हेनरी फ्योल के द्वारा एक प्रिंसिपल दिया गया है यूनिटी ऑफ कमांड, उसके ये बिल्कुल ऑपोजिट है। यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि वर्कर्स को एक समय पर एक ही सुपीरियर से इंस्ट्रक्शन मिलनी चाहिए, ऑर्डर्स मिलने चाहिए, पर यहाँ पर वर्कर्स को एक ही समय पर 8 अलग अलग सुपरवाइजर से इंस्ट्रक्शंस मिल सकती हैं। सो इट इज़ जस्ट द वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, बट it is an extension of principle of division of work. Now we are discussing the next technique, that is standardization and simplification. Standardization, जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि स्टैंडर्ड वाली चीज़ें हमें खरीदनी है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है, सिंपली स्टैंडर्ड का मतलब है सर्टेन स्पेसिफिकेशंस। जैसे हम बाज़ार में गए और हमने पार्ले जी का बिस्किट ख़रीदा, तो हम एक पैकेट ख़रीदें या 1000 पैकेट ख़रीदें, सबका सेम साइज़ होगा, सेम कलर होगा, सेम टेस्ट होगा, क्योंकि वो एक सर्टेन स्पेसिफिकेशन के साथ बनाए जाते हैं। सेम ऐसे ही अगर हम NCERT की बुक ख़रीदे तो एक बुक ख़रीदो या 1000 बुक, सब एक जैसी होंगी, एक साइज़, एक जैसा साइज़ होगा, एक जैसा कलर होगा, एक जैसा मटेरियल होगा, एक जितना वेट होगा। कारण क्या है कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग एक सर्टेन स्पेसिफिकेशन के साथ की जाती है। अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो ऐसा नहीं है। अगर हम एप्पल ख़रीदना चाहें तो हम जितने भी एप्पल ख़रीदेंगे सबके अलग अलग कलर होंगे, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर होगा, साइज़ में, कलर में, टेस्ट में, क्योंकि वहाँ सेम स्पेसिफिकेशन के साथ एप्पल्स को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। सो स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड्स की वस्तुएं खरीदने का मतलब है सेम स्पेसिफिकेशन के साथ वस्तुओं का ख़रीदा जाना। मोबाइल फ़ोन आप ख़रीदते हैं, एक ख़रीद लो या 1000 ख़रीद लो, एक जैसे ही होते हैं दिखने में, फंक्शनैलिटी में, हर एक चीज़ में। कारण क्या है, सर्टेन स्पेसिफिकेशन के साथ वो बनाए जाते हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि स्पेसिफिकेशंस सेट करना। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क refers to the process of setting specifications or standards for every business activity to maximize the output with minimum possible input or to maintain uniformity of the output. Standards are made for every tool, process, machine, raw material, everything. इससे क्या होगा, एक मिनिमम क्वालिटी एश्योर होगी और वेस्टेज नहीं होगी, क्योंकि सब एक स्पेसिफिकेशन के साथ चीज़ें बनेंगी तो वेस्टेज नहीं होगी, तो एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी और इफ़ेक्टिवनेस इंक्रीज़ होगी। अब हम बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है अननेसेसरी वेराइटीज़ को एलिमिनेट करना, एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट, देयर साइजेस एंड वेराइटी। अक्सर हम देखते हैं कि ऑटोमोबाइल कंपनीज़ में, मोबाइल कंपनीज़ में अक्सर जस्ट नए मॉडल्स आते हैं मोबाइल के, तो पुराने मॉडल्स बंद कर दिए जाते हैं। सेम ऐसी ही ऑटोमोबाइल कंपनियों में कारों के नए मॉडल आते हैं तो पुराने बंद कर दिए जाते हैं। कारण क्या है, अगर अननेसेसरी बहुत सारे मॉडल्स होंगे, बहुत सारी वेराइटीज़ होंगे या बहुत सारे साइजेस होंगे, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि उतनी ही मशीनरी, लेबर, रॉ मटेरियल, सभी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेंगी तो उससे कॉस्ट इंक्रीज़ होगी। तो इसलिए अननेसेसरी डाइवर्सिटी, अननेसेसरी साइजेस, अननेसेसरी वेराइटीज़ को हटा दिया जाता है। तो कुछ गिनी चुनी वेराइटीज़ ही मार्केट में अवेलेबल होती हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारी इन्वेंट्रीज़ का लोअर लेवल रखने में हमें हेल्प मिलेगी, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इंक्रीजिंग द टर्नओवर। कस्टमर्स की संख्या लगभग उतनी ही होती है मार्केट में, हम नई मार्केट्स की तलाश कर सकते हैं, लेकिन अगर अननेसेसरी वैरायटी होगी तो हमें सबका स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, तो स्टॉक का अमाउंट इंक्रीज़ होगा और जो एफिशिएंसी है वो हमारी अफेक्ट होगी। तो सिंप्लीफिकेशन का सिंपली मतलब है एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ। तो जब भी नए प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में, पुराने प्रोडक्ट को हटा दिया जाता है ताकि वैराइटीज़ को मिनिमम पॉसिबल नंबर्स पे सेट किया जा सके। सो दिस इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। नाउ द नेक्स्ट टेक्निक इज मेथड स्टडी। मेथड स्टडी का बेसिक एम है कि एक ऐसा मेथड जनरेट करना जिससे मैक्सिमम आउटपुट मिल सके मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट में। टेलर ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए और साइंटिफिक स्टडी करते हुए वो मेथड डेवलप किए कि जिससे कम से कम रिसोर्सेज में, कम से कम एफर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा
आउटपुट जनरेट किया जा सके। उन्होंने असेंबली लाइन को, कन्वेयर बेल्ट को उन्होंने जो है डिस्कवर किया, और जो नॉर्मली ऑटोमोबाइल्स में और कन्फेक्शनरी में, फिजी ड्रिंक्स में, सभी में फॉलो की जाती है। उसमें एक लाइन में प्रोडक्ट चलता है और हर एक एम्प्लॉय का एक अपना काम होता है, वो अपना काम करता चला जाता है और कन्वेयर बेल्ट पे प्रोडक्ट आगे चलता चला जाता है। इससे वेस्टेज कम से कम होती है और काम ज़्यादा से ज़्यादा हो पाता है। नेक्स्ट स्टडी इज़ मोशन स्टडी। मोशन स्टडी, जैसे कि नाम से ही पता लगता है मोशंस, जब हम काम करते हैं तो बहुत सारे मोशन हमें करने होते हैं, जैसे वस्तुओं को उठाना, खड़े होना, बैठना, मूवमेंट करना। तो हेनरी F.W. टेलर कहते हैं कि मोशन स्टडी का बेसिक एम ये था कि जो अननेसेसरी मोशंस हैं उनको हटा दिया जाए और नेसेसरी मोशंस को भी कम से कम किया जाए। तो जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये स्पाइसेस बॉक्स है, मसाले रखने के लिए अलग अलग बर्तन हम यूज़ करते हैं। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक सिंपल मसालदानी हम यूज़ करते हैं जिसमें एक ही बॉक्स के अंदर कई छोटे छोटे बॉक्स होते हैं और हम लीड हटाते हैं और सभी बॉक्स ओपन हो जाते हैं। और एक दूसरा ऑप्शन ये भी है कि हम अलग अलग जो है यहाँ पर सभी अलग अलग बॉक्सेस में मसाले रख सकते हैं। अब जब हमें सब्ज़ी बनानी होगी तो होगा क्या, हम सबसे पहले एक बॉक्स उठाएंगे, उसका लीड ओपन करेंगे, मसाला डालेंगे, लीड क्लोज़ करेंगे, वापस रख देंगे। फिर हम दूसरा जो है बॉक्स उठाएंगे, उसका लीड ओपन करेंगे, मसाला डालेंगे, लीड क्लोज़ करेंगे, फिर वापस रख देंगे। सेम फॉर थर्ड, सेम फॉर फोर्थ। अब इसमें हमारे बार बार मोशंस हो रहे हैं। हम लीड बॉक्स उठा रहे हैं, लीड ओपन कर रहे हैं, फिर मसाला डाल रहे हैं, फिर लीड क्लोज़ कर रहे हैं, फिर रख रहे हैं। अब इसके ऑप्शन में यहाँ पर हम आते हैं। यहाँ देखिए, हम एक ही बार लीड हटाएंगे और सभी मसाले हमारे सामने होंगे। फटाफट मसाले डाले और एक ही बार लीड डाला तो एक ही बार में ये काम हो गया। जो हम बार बार कर रहे थे तो एक ही बार में ये काम हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा लीड ओपन और क्लोज़ करने की जो मोशंस थे, मूवमेंट्स थी, वो हमारी यहाँ पर कम हो गई। जितनी ज़्यादा हम मूवमेंट करते हैं उतना ज़्यादा टाइम लगता है और उतनी ज़्यादा बॉडी को थकान भी होती है। तो मूवमेंट्स को, मोशंस को कम से कम करना, अननेसेसरी मोशंस को एलिमिनेट कर देना और नेसेसरी मोशंस को कम से कम करना, दैट इज़ द बेसिक एम ऑफ द मोशन स्टडी। मोशन स्टडीज़ में ये एनालाइज किया जाता है कि वर्कर काम करने के दौरान कितने मोशन कर रहा है। उन मूवमेंट्स को, उन मोशंस को, उनमें से जो अननेसेसरी उनको हटा दिया जाता है और जो नेसेसरी उनको भी कम से कम करने की कोशिश की जाती है। So it involves a detailed analysis of various motions being performed by men and machines while performing their work. Motion study aims to eliminate the unnecessary motions and also to keep the necessary motions at minimum. So it will ultimately increase the overall efficiency. Now the next study is time study. सो टाइम स्टडी, जैसे कि नाम से पता लगता है, इट बेसिकली इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम को एक्सप्लेन किया गया है। स्टैंडर्ड टाइम इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द पर्टिकुलर एक्टिविटी बाय एवरेज वर्कर इन नॉर्मल कंडीशंस। अच्छा वर्कर है वो थोड़ा जल्दी काम कंप्लीट कर लेगा और पुअर वर्कर है वो थोड़ा सा लेट काम को। तो टाइम स्टडी बेसिकली इसलिए परफॉर्म की जाती है, अगर स्टैंडर्ड टाइम सेट होगा तो हमारे अंदर टाइम कॉन्शियसनेस आती है। हर एक वर्कर के अंदर वो टाइमली काम कंप्लीट करने की कोशिश करता है, जिससे एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव टाइम स्टडी का होता है टू डिटरमाइन द सूटेबल इंसेंटिव स्कीम, नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड एंड लेबर कॉस्ट, कि कितने समय में कितना काम होगा। तो हमें ये पता लगता है कि इंसेंटिव्स कितने दिए जाने चाहिए, वेजेस या रेम्यूनरेशन है वो कितना दिया जाना चाहिए, कितने वर्कर्स की ज़रूरत होगी। इस सब के लिए हमें टाइम स्टडी की ज़रूरत पड़ती है। नाउ द नेक्स्ट टेक्निक इज़ फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी यानी थकान अध्ययन। काम करने के दौरान व्यक्ति को थकान होती है, वर्कर को थकान होती है, और अगर उसे थकान होती है तो वो थके हुए शरीर से ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर सकता। तो इस स्टडी का बेसिक ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन द नंबर एंड ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल्स, यानी जो काम के दौरान है वो रेस्ट इंटरवल्स दिया जाना चाहिए। जैसे कि स्कूल में रिसेस होती है, वो रेस्ट इंटरवल है बच्चों के लिए, कि पढ़ते पढ़ते मेंटल फटीग होती है तो उससे क्या होता है, थकान होती है। तो
रिफ़्रेश हो जाते हैं और हम नए सिरे से फिर दोबारा से एनर्जी रीगेन करके और नए सिरे से हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। सेम वैसे ही वर्कर्स को काम के दौरान रेस्ट इंटरवल दिए जाने चाहिए। रेस्ट होने से फ़ायदा ये होता है कि वर्कर अपनी एनर्जी को रीगेन कर लेता है और वो नए उत्साह और नई ताकत के साथ काम में फिर जुट जाता है। तो फैटिग स्टडी का बेसिक ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन द नंबर एंड ड्यूरेशन भाई कितनी बार रेस्ट इंटरवल देना है और कितने समय का देना है। यानी कि ये हो सकता है जैसे 10 घंटे की शिफ्ट है या 8 घंटे की शिफ्ट है, उसमें हर 2 घंटे बाद आधा घंटे का रेस्ट इंटरवल दिया जा सकता है, या फिर 3.5 घंटे बाद सीधा आधा घंटे का एक रेस्ट इंटरवल दिया जा सकता है। तो कितनी बार रेस्ट इंटरवल देना और कितने टाइम ड्यूरेशन का देना, ये दोनों चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। नॉर्मली हर एक एम्प्लॉय काम करते करते थकान महसूस करता है, फिज़िकल थकान और मेंटल फैटिग, अगर वो लगातार वर्क करता है, और उससे क्या होता है उसकी वर्क एफिशिएंसी कम होती है। तो इसीलिए उसे टाइम इंटरवल दिया जाना चाहिए ताकि वो अपनी स्टेमिना को रीगेन करे और वो सेम कैपेसिटी के साथ दोबारा से काम करना शुरू कर दे। इससे प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है। अगर लगातार वो लंबे समय तक काम करेगा तो थकान होगी और लास्ट के आवर्स में वो काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए फैटिग स्टडी बेसिकली एम्स टू डिटरमाइन द नंबर एंड ड्यूरेशन ऑफ द रेस्ट इंटरवल्स। नाउ द नेक्स्ट टेक्निक इज़ डिफरेंशियल वेज सिस्टम। डिफरेंशियल वेज सिस्टम जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, डिफरेंट रेट से हमें वेजेस देनी है। तो यहाँ पर टेलर कहते हैं कि एम्प्लॉइज़ को अलग अलग रेट से वेजेस दी जानी चाहिए। जो एफिशिएंट एम्प्लॉइज़ हैं उनको हाई वेज रेट दिया जाना चाहिए और इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज़ हैं उनको लो वेज। एफिशिएंट एम्प्लॉइज़ एफडब्ल्यू टेलर उन्हें बोलते हैं जो गिवन टाइम में स्टैंडर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं। सपोज करो स्टैंडर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स हैं 8 घंटे में 20, तो जो एम्प्लॉय 8 घंटे में 20 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लेगा उसे हम कहेंगे एफिशिएंट वर्कर, उसको हाई वेज रेट से पैसे मिलने चाहिए। और जो वर्कर्स 8 घंटे में 20 से कम यानी 19, 18 या 15 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम कहेंगे इनएफिशिएंट वर्कर, उनको लो वेज रेट दिया जाना चाहिए, उनको वेजेस कम रेट से दिए जाना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो एफिशिएंट वर्कर हैं वो अपनी एफिशिएंसी को कम नहीं होने देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कम होते ही उनके जो वेजेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। और जो इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं वो अपनी वेजेस को बढ़ाने के लिए अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेंगे। तो ये डबल मोटिवेशन का काम करता है। सो हेयर द एफिशिएंट वर्कर्स हु आर एबल टू प्रोड्यूस द स्टैंडर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स विद इन द फिक्स ड्यूरेशन आर पेड एज पर हाई वेज रेट, और इनएफिशिएंट को लो वेज रेट से पे किया जाएगा। द डिफरेंस मोटिवेट्स द एफिशिएंट वर्कर टू मेंटेन देयर एफिशिएंसी एंड induce inefficient worker to improve their efficiency. So this is the differential wage system. differential wage system कहता है कि efficient और inefficient employees को अलग अलग रेट से वेजेस दी जानी चाहिए ताकि वो दोनों को मोटिवेट करे और ओवरऑल एफिशिएंसी फर्म की इंक्रीज हो जाए। सो दीज आर द 7 टेक्निक्स ऑफ द FW Taylor. Now we are talking about the difference between the theories of FW Taylor and Henry Fayol. First perspective, so floor level of the factory, top level manager. Henry Fayol basically मैनेजिंग डायरेक्टर थे कंपनी के, तो उन्होंने टॉप लेवल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने प्रिंसिपल्स को दिया और इनका रिलेशन बेसिकली फैक्ट्री वर्क के से था। तो इन्होंने शॉप फ्लोर लेवल पर एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किए। यूनिटी ऑफ कमांड, FW टेलर उसे फॉलो नहीं करते, जैसे कि हमने फंक्शनल फोरमैनशिप में पढ़ा, वहाँ पर वर्कर्स को एक ही वर्कर को 8 अलग अलग स्पेशलिस्ट गाइड करते हैं, और हेनरी फ्योल स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करते हैं कि एक समय पर एक व्यक्ति को एक ही व्यक्ति आदेश देगा। एप्लीकेबिलिटी, नॉर्मली FW टेलर की जो प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स हैं वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में एप्लीकेबल होते हैं और हेनरी फ्योल यूनिवर्सली एप्लीकेबल करते हैं। बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, FW टेलर ने बेसिकली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उनकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन के बेस पर उन्होंने प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स को डेवलप किया। हेनरी फ्योल का पर्सनल एक्सपीरियंस जो है उनका बेस था
अलग अलग प्रिंसिपल्स के लिए। तो एफ डब्ल्यू टेलर का बेसिकली फोकस जो था वो था वर्कर्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना, और हेनरी फ्योल का फोकस था टॉप लेवल मैनेजर्स यानी एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना। एफ डब्ल्यू टेलर को बेसिकली उनकी अप्रोच साइंटिफिक है तो उन्हें साइंटिस्ट माना जाता है, और हेनरी फ्योल अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर उन्होंने अलग अलग चीज़ों को प्रैक्टिस किया और उसके बेस पर प्रिंसिपल बनाए, तो इसीलिए उन्होंने उनको प्रैक्टिशनर कहा जाता है। एफ डब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स को हम प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं, और हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स को हम बोलते हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू।